Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Let's continue with our practice set series of sociology for our upcoming exams PGT, TGT and assistant professor. This is day 17. Before we begin, take your pen and paper and do numbering from 1 to 25 and try to answer the questions before I tell you the right one. Forget to mention your score in the comment section. The rule is कि जो भी आप प्रश्न गलत करेंगे उसको आपको एक जगह पे लिख लेना है सो दैट बिफोर योर फाइनल एग्जाम्स आप वो सारे गलत प्रश्नों को रिवाइज करें जिससे कि आपकी कन्फर्मिटी और एक्यूरेसी एग्जाम्स में अच्छी रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं ए समिति, बी संस्था, सी समुदाय, डी महासमूह। द राइट आंसर इज ए समिति। तो जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो हम उसे समिति कहते हैं। ठीक है, तो परिवार व्यक्तियों के एक समूह के रूप में समिति है तथा उनके बीच निर्मित कार्य प्रणालियों का स्वरूप संस्था है। ठीक है, तो उनके बीच निर्मित कार्य प्रणालियों के स्वरूप को हम संस्था कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है? तो पूछ रहा है कि संस्था का केवल उदाहरण कौन सा है। द राइट आंसर, द ऑप्शंस आर ए विवाह, बी पाठशाला, सी परिवार और डी क्लब। द राइट आंसर इज ए विवाह। तो जो विवाह है वो सिर्फ और सिर्फ संस्था का उदाहरण है। ठीक है, जबकि क्लब हो गया वो समिति का उदाहरण है। ठीक है, वैसे ही परिवार, पाठशाला इनमें दोनों गुण रखते हैं, ये समिति भी है और संस्था भी है। ठीक है, तो परिवार और पाठशाला हमारे समिति और संस्था दोनों है और विवाह जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक संस्था है और क्लब आता है हमारा समिति की कैटेगरी में। ओके, सो राइट आंसर हियर इज ए। प्रश्न पूछा है कि केवल संस्था का उदाहरण क्या है, तो उसमें से विवाह केवल संस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? ए व्यापक उद्देश्य, बी सामान्य नियम, सी विशिष्ट नाम, डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं। तो समुदाय की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। तो पहला तो है कि निश्चित क्षेत्र। ठीक है, तो उसका एक फिक्स्ड एरिया होता है, हाँ निश्चित क्षेत्र होता है। दूसरा है सामुदायिक भावना, तीसरा है सामान्य जीवन एवं संस्कृति, चौथा है कि उसका एक विशिष्ट नाम होता है। ठीक है, वो एक मनुष्य का समूह है, उसका एक व्यापक उद्देश्य है, व्यापक उद्देश्य। ठीक है, तो जो हमारा समुदाय है उसका एक व्यापक उद्देश्य भी होता है, सामान्य नियम व्यवस्था होती है, आत्मनिर्भरता होती है, साधन एवं साध्य दोनों ही होते हैं और अनिवार्य सदस्यता होती है। ठीक है, तो उसमें जो हमारी मेंबरशिप है वो मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ठीक है, समुदाय में। सो राइट आंसर हियर इज डी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें है सामान्य नियम, व्यापक उद्देश्य और विशिष्ट नाम। और इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? तो समुदाय से संबंधित ये तीनों ही विशेषताएं हैं और इसने पूछा है नहीं, दैट्स वाई द आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो फिर से हमें एक बार ही पता होना चाहिए कि समुदाय की विशेषताएं क्या क्या है, वो आप लिख लीजिए एक जगह। पहला होता है निश्चित क्षेत्र, दूसरा है सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन एवं संस्कृति, उसका एक विशिष्ट नाम होगा, व्यापक उद्देश्य होगा, सामान्य नियम व्यवस्था होगी, आत्मनिर्भरता होगी, अनिवार्य सदस्यता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा समुदाय का उदाहरण है। द ऑप्शंस आर छात्र संघ, रोटरी क्लब, गांव पंचायत और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, द राइट आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं। तो समुदाय का उदाहरण छात्र संघ नहीं है, रोटरी क्लब भी नहीं है, गाँव पंचायत भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही समिति हैं। ठीक है, तो कोई भी समुदाय बनने के लिए समुदाय की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो समुदाय की जो विशेषताएं हैं, उनमें से है कि एक निश्चित क्षेत्र, एक स्थानीयता होनी चाहिए। ठीक है, कि एक फिक्स्ड रीजन, एक स्थानीयता। ओके, आई डोंट हैव स्पेस हियर। तो पहला तो स्थानीयता होनी चाहिए, निश्चित क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा सामुदायिक भावना, दैट इज वी फीलिंग। तो जो हमारा संघ
छात्र संघ है, रोटरी क्लब और ग्राम पंचायत है, इनमें ये दोनों ही गुणों का अभाव है, इसलिए समुदाय ना होकर के समिति का उदाहरण है। सो राइट आंसर हियर इज डी कि इनमें से कोई नहीं, समुदाय का उदाहरण इनमें से कोई भी नहीं है, ये तीनों ही समिति के उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, समाजों के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी किसने परिभाषित की? ए टॉनीज ने, बी मैन ने, सी वेबर ने, डी मार्क्स ने। द राइट आंसर हियर इज डी, मार्क्स ने। तो मार्क्स ने समाजों के वर्गीकरण में एशियाई समाज का श्रेणी को परिभाषित किया है। तो कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीकों के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया है। किसके आधार पर किया है कार्ल मार्क्स ने? उत्पादन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन मार्क्स हैज क्लासिफाइड द सोसाइटी। ठीक है, फिर तो 4 भागों में किया है उन्होंने उसको डिवाइड। तो पहला है एशियाटिक, दूसरा है एंशिएंट, तीसरा है फ्यूडल, चौथा है पूंजीवाद। तो वो जो 4 टाइप्स हैं, तो पहला तो है हमारा एशियाई समाज, फर्स्ट है हमारा एशियाटिक सोसाइटी, दूसरा है एंशिएंट सोसाइटी दैट इज पुरातन, ठीक है, तीसरा है फ्यूडल दैट इज सामंती, फ्यूडल इज सामंती, एंड फोर्थ वन इज कैपिटलिस्ट पूंजीवाद। तो पूंजीवाद इज कैपिटलिस्टिक। ठीक है, तो मार्क्स ने उत्पादन के तरीके के आधार पर समाज का वर्गीकरण 4 भागों में किया है, एशियाई, पुरातन, सामंती और पूंजीवाद। द राइट आंसर हियर इज डी, पूंजी। सोरोकिन ने अपनी सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञानात्मक सिद्धांत में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है वे है, पहला चेतनात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति, तीसरा भौतिक संस्कृति, चौथा अभौतिक संस्कृति। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर हियर इज बी 3 और 4। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सी उसका चयन सोरोकिन ने नहीं किया है। सोरोकिन ने अपने सामाजिक संस्कृतिकरण में ज्ञानात्मक सिद्धांत में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया ये पूछा है। द राइट आंसर हियर इज बी, दैट इज भौतिक संस्कृति का और अभौतिक संस्कृति। ये सोरोकिन ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञानात्मक सिद्धांत में वर्डों का यूज नहीं किया है। ओके, तो सोरी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी में सांस्कृतिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं जो एक क्रम में परिवर्तित होती है तथा इंद्रिय परख के बाद भावनात्मक के बाद इंद्रिय परख, इन दोनों के बीच की एक अवस्था होती है जिसे आदर्शमात्मक अवस्था कहते हैं। इस प्रकार सोरोकिन ने केवल 3 सांस्कृतिक इंद्रिय परख, आदर्शात्मक आइडियलिस्टिक तथा भावनात्मक बताया है। भौतिक एवं अभौतिक सांस्कृतिक ऑगबर्न एवं निम्कोफ की है। ठीक है, द राइट आंसर हियर इज 3 एंड 4, दैट इज बी। तो सोरोकिन ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक अभी बताई मैंने, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी में चेतात्मक और विचारात्मक संस्कृति के बारे में बात की है, और भौतिक और अभौतिक संस्कृति ऑगबर्न और निम्कोफ की है। ठीक है, ऑगबर्न एंड निम्कोफ। ओके, सो राइट आंसर हियर इज बी 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणाओं का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? ए सांस्कृतिकरण, बी सामाजिकरण, सी परकीकरण, डी एकीकरण। द राइट आंसर इज ए सांस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक श्रोता की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? ए राल्फ लिप्टन ने, बी मैक्स वेबर ने, सी आर.के. मर्टन ने, डी उपयुक्त सभी ने। द राइट आंसर इज सी आर.के. मर्टन ने। ठीक है, तो आर.के. मर्टन भूमिका संकुल दैट इज रोल सेट की अवधारणा मर्टन ने अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की व्याख्या करते हुए बताया कि जब व्यक्ति की एक स्थिति में परिवर्तन आता है तो उसकी स्थिति समुच्चय में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि स्थितियों के अनुसार ही व्यक्तियों की भूमिकाएं होती हैं। इसीलिए एक व्यक्ति जितनी स्थितियां होंगी उतने ही उसकी भूमिकाएं होंगी, जिसे रोल सेट कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भूमिका संकुल
कि जो इंग्लिश वर्ड होता है उसे हम रोल सेट कहते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी हिंदी को ही मतलब इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में लिख के दे दिया जाता है, सो दैट यू शुड नो द हिंदी एंड इंग्लिश बोथ वर्ड्स। तो ये आर के मार्टिन ने अपनी रोल सेट का कॉन्सेप्ट दिया है, दैट इज रोल सेट की अवधारणा आर के मार्टिन ने दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भूमिका का वर्गीकरण संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिकाओं में किसने किया? ए SF नैडल ने, बी राल्फ लिट्टन ने, सी GH लुंडबर्ग ने, डी एलियट और मैरिल ने। द राइट आंसर इज ए SF नैडल ने। तो SF नैडल ने भूमिका का वर्गीकरण संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिकाओं में किया है। क्वेश्चन नंबर 10। परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को प्रस्तावित किया? ए आर के मार्टिन ने, बी मैक्स वेबर ने, सी टालकट पार्सन्स ने, डी राल्फ लिट्टन ने। द राइट आंसर इज ए आर के मार्टिन। तो आर के मार्टिन ने परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को प्रस्तावित किया है। तो परिस्थिति अनुक्रम को हम लोग कहते हैं स्टेटस, दैट इज स्टेटस सीक्वेंस। ठीक है, स्टेटस सीक्वेंस परिस्थिति अनुक्रम। तो परिस्थिति अनुक्रम एंड स्टेटस सीक्वेंस की अवधारणा किसने दी है? आर के मार्टिन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लिट्टन के पद्धत और अर्जित परिस्थितियों में भेद अपनी जिस पुस्तक में किया वह है? ए द ट्री ऑफ कल्चर, होमी हायरार्कियस, द स्टडी ऑफ मैन, डी मैन एंड सोसाइटी। द राइट आंसर इज द स्टडी ऑफ मैन। द राइट आंसर इज सी द स्टडी ऑफ मैन, जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में परिस्थिति के दो भागों अर्जित परिस्थिति एवं प्रदत्त परिस्थिति का उल्लेख करते हुए दोनों के भेद स्पष्ट किए हैं। ठीक है, तो लिट्टन की जो किताब है द स्टडी ऑफ मैन, उसमें उन्होंने परिस्थितियों को प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में कैटेगराइज किया है और उनमें भेद स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मेलोनोविस्की के अनुसार संस्कृति का प्रत्येक तत्व प्रक्रियात्मक होता है? ए मात्र व्यक्तियों के लिए, बी मात्र समूहों के लिए, सी संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए, डी व्यक्तियों और समूहों के लिए। द राइट आंसर इज सी संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है? The options are A मॉर्गन, B स्टेटवार्ड, C ग्रेबनर, D होवाइट। द राइट आंसर इज B सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित है स्टेवार्ड। द राइट आंसर इज B स्टेवार्ड। क्वेश्चन नंबर 14। सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? ए राल्फ डेरेनड्रॉफ, बी कोजर, सी टाइनबी, डी स्पेंगलर। द राइट आंसर इज डी द राइट आंसर इज ए राल्फ डेरेनड्रॉफ। तो राल्फ डेरेनड्रॉफ सामाजिक परिवर्तन संबंधित सिद्धांतकार हैं जिनका विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। थ्योरी ऑफ कोरेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ कोरेशन किसका है? राल्फ डेरेनड्रॉफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? ए एन इंडियन विलेज, बी अ राजस्थान विलेज, सी दी रिमेंबर्ड विलेज, डी इंडियाज चेंजिंग विलेज। द राइट आंसर इज डी इंडियाज चेंजिंग विलेज। श्री श्यामचरण दुबे ने भारत में किशनगढ़ी के गांव का अध्ययन किया है। ठीक है, और ये उन्हीं की पुस्तक है इंडियाज चेंजिंग विलेज। ठीक है, तो श्यामचरण SC दुबे की किताब है इंडियाज चेंजिंग विलेज, और उन्होंने किस गांव का अध्ययन किया है? किशनगढ़ी। ठीक है, किशनगढ़ी विलेज का अध्ययन किया है एंड ही रोट अ बुक कॉल्ड इंडियाज चेंजिंग विलेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। अकबर ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किन पदों का प्रयोग नहीं किया है? पहला भौतिक संस्कृति, सेकंड प्रति संस्कृति, 3 चेतनात्मक संस्कृति, 4 विचारात्मक संस्कृति। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सभी उत्तरों का चयन कीजिए। ठीक है, सो राइट आंसर हियर इज सी 2, 3 एंड 4। प्रति संस्कृति, चितात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति, इन पदों का प्रयोग अकबर ने अपने सिद्धांत में नहीं किया है। ओके, राइट आंसर हियर इज सी।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांतकार माना जाता है? द राइट आंसर इज सी, अर्नोल्ड टॉयनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विचारक समूहों में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है? ए अगस्त कोम्ते, पेरेटो और मार्क्स, बी पेरेटो, सोरोकिन और ऑकबर्न, सी कोम्ते, ऑकबर्न और मार्क्स, डी कोम्त, स्पेंसर तथा पेरेटो। द राइट आंसर इज सी, कोम्ते, ऑकबर्न एंड मार्क्स। तो सामाजिक परिवर्तन के दो प्रकार के होते हैं, रैखिक और चक्रीय। जब परिवर्तन क्रमबद्ध तरीके से एक ही दिशा में निरंतर चलता है, जिससे जुड़े विद्वान कोम्ते, स्पेंसर, मॉर्गन, टाइलर, ऑकबर्न आदि हैं, ठीक है। और चक्रीय परिवर्तन के विचारक का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन जहां से प्रारंभ होता है, अंत में वहीं पहुंचकर समाप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक संघर्ष के प्रकारों को किसने विश्लेषित किया? ए कोजर ने, बी डेरेनड्रॉफ ने, सी मार्क्स ने, डी उपयुक्त में से किसी ने नहीं। द राइट आंसर इज ए, कोजर ने। तो कोजर ने सामाजिक संघर्ष के प्रकारों को विश्लेषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों का है? द राइट आंसर इज, तो ऑप्शंस आर ए रेज़नहोफर, मार्क्स, डेरेनड्रॉफ, बी मार्क्स, सिमेल, पार्सन्स, सी मार्क्स, डेरेनड्रॉफ, सोरोकिन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर हियर इज ए, दैट इज रेज़नहोफर, मार्क्स एंड डेरेनड्रॉफ। सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिद्धांत के प्रमुख विचारक कार्ल मार्क्स, कोजन, डेरेनड्रॉफ और रेज़नहोफर आदि हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा का होना है, यह कथन किसका है? यह कथन है ए नीत्शे, बी सार्त्र, सी फूको, डी वेबर। द राइट आंसर इज ए, नीत्शे, ठीक है। तो समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा होना है, यह कथन नीत्शे का है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है? ए प्रतीक, बी भाषा, सी प्रतिमान, डी स्त्रीकरण। द राइट आंसर इज डी, स्त्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 23, सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा का प्रतिपादन किया? ए ऑकबर्न ने, बी निमकॉफ ने, सी सोरोकिन ने, डी टाइलर ने। द राइट आंसर इज ए, ऑकबर्न ने, ठीक है। तो ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा का प्रतिपादन किया, दैट इज थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग, ठीक है। तो कल्चरल लैग, दैट इज सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा का प्रतिपादन ऑकबर्न ने किया है। और इस थ्योरी का जो प्रतिपादन ऑकबर्न ने किया है, किस पुस्तक में किया? उस पुस्तक का नाम है सोशल चेंज, सोशल चेंज, ठीक है। इन इस पुस्तक सोशल चेंज। क्वेश्चन नंबर 24, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो, तब उसे कहते हैं ए प्रसार, बी पर संस्कृति ग्रहण, सी संस्कृति ग्रहण, सी प्रति पर संस्कृति ग्रहण। द राइट आंसर इज बी, पर संस्कृति ग्रहण, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, यह किसका कथन है कि भारत की एकता इसके इतिहास की अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता ना होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है? ए पार्सन्स, बी टॉयनबी, सी पोटेमोर, डी श्रीनिवास। द राइट आंसर इज डी, दैट इज श्रीनिवास, ठीक है। तो ये श्रीनिवास का कहना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। वी हैव सॉल्व 25 क्वेश्चंस फॉर टुडे and do mention your score in the comment section, and the questions that you have marked wrong or got confused in it, make a note of it and do revise before your exams, okay? So that's all for today. Keep learning, keep watching, and take care.